हमारा अब जो टॉपिक है वो है मेथड ओवरलोडिंग। मैं जाता हूं जावा में और यहां पर जाकर एक न्यू क्लास बनाता हूं ओवरलोडिंग के नाम से, ठीक है। और इसको मैं फिनिश कर देता हूं। अच्छा जनाब, मैं यहां पर एक फंक्शन बनाता हूं पब्लिक वॉइड और ऐड के नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया। सही है। मैं ये बोलता हूं कि हमारे पास इसी क्लास के अंदर अगर मैं इसी के नाम का एक और फंक्शन बनाना चाहूं तो यहां पर ये क्या एरर दे रहा है, एक ही नाम का अगर हमें एक से ज्यादा फंक्शन बनाने हो तो उसके लिए हमें करना क्या होता है कि मेथड के आगे आर्गुमेंट दे देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर लिखता हूं इंटीजर नम। तो अब हमारे पास नाम दोनों फंक्शन के तो सेम है लेकिन दोनों के पैरामीटर्स चेंज हैं, जिसकी वजह से हमारी क्लास इस चीज को अलाउ कर रही है। और अगर एक क्लास में एक नाम के मल्टीपल फंक्शंस हो और उनके पैरामीटर चेंज हो तो डेट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। सही है। अब यहां पर आ जाएं और यहां पर आप इसकी एक एग्जांपल देख लें कि यहां पर कौन कौन से वो हमारे पास मेथड हैं जो कि वैलिड ओवरलोडिंग है। ये सारे ऐड के नाम से फंक्शन बने हुए हैं। वॉइड ऐड इंटीजर ए इंटीजर बी। सही है भाई, ये भी एक ही क्लास के अंदर ये तमाम बन सकते हैं इन दोनों के अलावा। अब इसमें क्या है, रिटर्न टाइप इंटीजर है, पैरामीटर क्या है फ्लोट और इंटीजर। वॉइड इंटीजर है, फ्लोट सी जाहिर बात है शफल हो गया, इंटीजर यहां पर आ गया, फ्लोट सेम नहीं रहा क्योंकि पैरामीटर चेंज हो गया। इधर पहले फ्लोट है फिर इंटीजर, यहाँ पहले इंटीजर फिर फ्लोट। नीचे आ जाए तो तीन पैरामीटर आ गए, ये भी अलाउ है। उसके बाद नीचे आ जाए, ये भी डिफरेंट है, इंटीजर और डबल। फिर नीचे आ जाए इंटीजर और डबल, ऊपर भी इंटीजर और डबल है। इसका वेरिएबल क्या है, ए बी, इसका है सी डी। वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा टाइप चेंज होनी चाहिए। सही है। नीचे आ जाए इंटीजर ए इंटीजर बी, ऊपर भी कहा है इंटीजर ए इंटीजर बी। रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है, इसकी इंटीजर। तो क्या पता चला, रिटर्न टाइप से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट वेरिएबल फंक्शन के आगे जो पैरामीटर्स होते हैं उन पैरामीटर्स को एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। कि ये वैलिड नहीं है ना, इसलिए क्रॉस लगाए हुए। और कोई सवाल? अब यहां पर आ जाए और यहां पर इन्होंने एक क्लास बनाई हुई है मैथ क्लास के नाम से। ठीक है जनाब, इसके अंदर एक फंक्शन बनाया हुआ है ऐड का, सिंपल, जिसके आगे दो पैरामीटर है। दूसरा फंक्शन बना रहे हैं जिसके आगे कितने पैरामीटर हैं, उसके आगे एक और फंक्शन बना रहे हैं जिसके आगे दो पैरामीटर ही हैं लेकिन एक फ्लोट और एक इंटीजर। और उसके आगे एक और फंक्शन है जिसके आगे दो पैरामीटर है लेकिन इंटीजर और फिर फ्लोट। अच्छा जनाब, उसके बाद एक और है फ्लोट और फिर फ्लोट। और उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन बना हुआ है। कॉमास को हम जो है रिप्लेस कर देते हैं, कंट्रोल एच प्रेस करते हैं, यहाँ पर कॉमा लिखते हैं और रिप्लेस ऑल। ठीक है जनाब। हर फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स, फंक्शन के आगे जो पैरामीटर्स होंगे उनसे नंबर लेकर वो सेव करवा रहा है। मेन के अंदर क्या हो रहा है, मेन के अंदर हमारे पास हमने मैथ क्लास का सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया।
ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने क्या करा, इसके अंदर से कोई भी फंक्शन कॉल कर लिए। किस तरीके से? हमने obj मैथ डॉट, अब ये तमाम के तमाम सारे फंक्शन आ गए हैं। ठीक है, मुझे अगर दो फ्लोट वैल्यू को सम करवाना हो तो मैं लिखता हूं 15.6 और ये एरर क्यों आ रहा है, कौन बताएगा? नहीं, फ्लोट के लिए हमें f लगाना होता है वैल्यू के साथ। इसी तरह मैं एक दूसरी वैल्यू असाइन करवाना चाह रहा हूं जिसमें 3 इंटीजर नंबर है। और मैं जब इसको चलाता हूं यहां पर, तो मेरे पास ये आपके आउटपुट आ गया। सही है, उन दोनों को सम करने के बाद ये आउटपुट आ रहा है, जबकि इन तीनों को सम करने के बाद ये आउटपुट आ रहा है। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? हमजा? हाँ, जाहिद, पक्की बात है। तो ये तो हमारे पास होगा क्या, ओवर लोडिंग। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैंने कितनी वीडियोस अपलोड करी हैं? हाँ, ये आपके जो लेक्चर्स हैं अपलोड कर रहा हूँ ना। पांच करें अभी। चलो आज ये भी कर दूंगा, आज PHP कर रहा था तो चलिए। अच्छा जनाब, हम आगे चलते हैं और हमारे पास आ जाती है ओवर लोडिंग कंस्ट्रक्टर्स। तो मेथड के अंदर मैंने आपको बताया था, जब मैं मेथड बना रहा था तो हमने उधर भी ये चीज़ देखी थी कि हम एक ही कंस्ट्रक्टर का जो नाम है, अगर हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाने हो तो हम ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर सिंपल कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर चेंज, तो ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर हो गया हमारे पास। सही है। तो अच्छा, दिस कीवर्ड का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे मेरे पास, मैं यहां से इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, नहीं बनाया ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं दिस डॉट, मैं यहां पर सिंपल एक क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाता हूं इंटीजर नम। सही है। और जब मैं दिस डॉट करता हूं तो ये हमें इस क्लास के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम की जो है वो हिंट प्रोवाइड कर रहा होता है। इसकी एक प्रॉपर एग्जांपल बना दो ताकि आप लोग को और मज़ीद समझ में आ जाए चीज़। मिसाल के तौर पर हमारे पास सर्कल की क्लास थी, हमने एग्जांपल बनाई थी जिसके अंदर इन्होंने बोलता फ्लोट गेट, और ये गेट पाई का हमने एक फंक्शन बनाया था। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमने ऊपर एक वेरिएबल बना दिया फ्लोट एरिया के नाम से। सही है। और यहां पर हमने करा क्या है, दिस डॉट एरिया। असल में दिस करता ये है कि दिस हमारे पास जिस क्लास के अंदर मैं दिस लिखता हूं तो दिस उस क्लास के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होता है। जैसे मैं ऑब्जेक्ट के बाद डॉट दबाता हूं तो उस क्लास की चीजें आ जाती है ना, इसी तरह दिस हमारे पास इसी तरह होता है कि क्योंकि वो उस क्लास के एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा होता है। देखो ना, यहाँ पर भी लिखा हुआ है जावा प्रोवाइड द कीवर्ड दिस व्हिच कैन बी यूज्ड इन अ इंस्टेंट मेथड और अ कंस्ट्रक्टर टू रेफर टू करंट ऑब्जेक्ट दैट इज द ऑब्जेक्ट हुज मेथड और कंस्ट्रक्टर इज बीइंग कॉल्ड।
तो यहाँ पर आता हूँ मैं और मैं इधर लिखता हूँ दिस डॉट नम आ गया हमारे पास। यानी कि मैं अब इस नम के अंदर कोई वैल्यू असाइन करवा सकता हूँ। तो जब ये फंक्शन चलेगा तो फिर असल में इस वाले वैल्यू के अंदर वैल्यू असाइन हो जाएगी। सही है, मैं इधर 50 वेरिएबल बना दूं, इंटीजर नम टू स्ट्रिंग नेम। ठीक है। तो अब ये तमाम चीज़ें जब मैं यहाँ पर दिस लिखता हूँ, दिस डॉट, तो ये वो हिंट हमें उसी क्लास के अंदर दे देगा और उसके साथ साथ के फंक्शन की भी हिंट दे रहा है। ठीक है बेटा। तो दिस का काम समझ में आया कि क्लास के अंदर उसके मेथड्स की फील्ड्स, उसके कंस्ट्रक्टर वगैरह को कॉल करने के लिए हम दिस कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत जगह पर आपको नज़र आएगा आगे जाकर। तो इसलिए सिर्फ उस क्लास के अंदर ही अंदर काम करेगा, उस क्लास के अंदर ही अंदर काम करेगा। फायदा ये कि आपको क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, दिस लिखोगे डॉट लिखोगे ऑटोमेटिकली वो काम करेगा। वरना तो क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू, इसके बाद फिर उस ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं ना चीजों को, ये डायरेक्टली करेगा। ठीक है। अच्छा जनाब, तो इसी के साथ ही हमारे पास ये सेशन जो है एंड होता है। इसका असाइनमेंट्स आप लोग कर लीजिएगा, दूसरा सेशन फिर स्टार्ट